नमस्ते बच्चों, मैं दीपा जैन आप सभी की हिंदी शिक्षिका आज आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ कक्षा 8 का पाठ 3 लेकर, जिसका शीर्षक है बस की यात्रा। इस लेख के द्वारा अपने व्यक्तिगत अनुभव को साझा करते हुए हरिशंकर परसाई जी ने बड़ा करारा व्यंग किया है। हरिशंकर परसाई इस पाठ के लेखक हैं। हरिशंकर परसाई जी का जन्म 22 अगस्त 1922 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ। उनकी मृत्यु मध्य प्रदेश जबलपुर के गांव में 10 अगस्त 1995 को हो गई। उनकी कर्मभूमि भारत थी। वे लेखक और व्यंग्यकार थे। उनकी मुख्य रचनाएं थीं तब की बात और थी, बेईमानी की परत, भोलाराम का जीव, विकलांग श्रद्धा का दौर, ज्वाला और जल, सामाजिक उनका विषय था। उनकी भाषा हिंदी थी। उन्होंने निबंध, कहानी, उपन्यास और संस्मरण विधाओं में अपनी रचनाएं लिखीं। हरिशंकर परसाई जी कार्ल मार्क्स से अत्यधिक प्रभावित थे। उनकी प्रमुख रचनाओं में सदाचार का ताबीज प्रमुख रचनाओं में से एक है, जिसमें रिश्वत लेने देने के लिए उन्होंने करारा संकेत दिया है। आइए अब पाठ के कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। हाजिर, उपस्थित, सफ़र, यात्रा, डाकिन, डराने वाली, श्रद्धा, किसी के प्रति आदर या सम्मान का भाव, उम्र, जमा होना, वयोवृद्ध, बूढ़ी या पुरानी, निशान, चिन्ह, वृद्धावस्था, बुढ़ापा, कष्ट, परेशानी, सवार, चढ़ा, हिस्सेदार, साझेदार, गजब, आश्चर्य, विदा, आखिरी सलाम। रंक, गरीब, कूच, करना, जाना, निमित्त, कारण, फौरन, तुरंत, सरक, खिसक, सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी जी द्वारा चलाया गया आंदोलन जिसमें उन्होंने अंग्रेजों की आज्ञा का उल्लंघन किया था। ट्रेनिंग, सीख, दौर, जमाना, गुजर, चल, असहयोग, साथ न देना, भेदभाव, अंतर, उम्मीद, आस, रफ्तार, गति, भरोसा, विश्वास, गोता, डुबकी, इत्तेफाक, संयोग, क्षीण, कमज़ोर, वृक्ष, पेड़, दयनीय, बिचारी, वृद्धा, बूढ़ी, गिलानी, खेद, प्राणांत, मरना, बियाबान, सुनसान, अंत्येष्टि, अंतिम क्रिया, रंग, रेंग, धीरे धीरे, टटोलकर, ढूंढकर, ज्योति, रोशनी, एक पुलिया, छोटा सा पुल, फिस, एक प्रकार की ध्वनि, थम, रुख, श्रद्धा भाव, सम्मान का श्रद्धा भाव, सम्मान का भाव, जान हथेली पर लेकर बहुत खतरा उठाकर, उत्सर्ग, बलिदान, दुर्लभ, जो कम मिलता हो, पसारे, फैलाए, प्राण, जान, लोक, मृत्युलोक, प्रयाण, प्रस्थान, बेताबी, बेचैनी, तनाव, चिंता। तो बच्चों, अब हमने इस पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जान लिए हैं। अब हम जानते हैं कि इस लेख में लेखक ने क्या क्या बताया है। अपने इस लेख में हरिशंकर परसाई जी ने अपने व्यक्तिगत अनुभव का बखान किया है, जिसका शीर्षक उन्होंने दिया है बस की यात्रा। वे एक बार बस के द्वारा अपनी यात्रा करते हैं और किस किस तरह की परेशानियां इस यात्रा में उन्हें आती है, इस सब का अनुभव उन्होंने अपनी इस रचना में दर्शाया है। एक बार बस से पन्ना वे जा रहे थे। बस बहुत ही पुरानी थी, जैसा कि इस आपको दर्शाया गया है। इस सफ़र में उन्होंने क्या क्या अनुभव किया, क्या क्या उनके साथ घटा और उन्होंने परिवहन निगम की कौन कौन सी कमियां देखी, यही सब उन्होंने अपने इस व्यंग्य में दर्शाया है। और उन्होंने ये भी दर्शाया है बसों की क्या हालात होते हैं, बसों की क्या हालत होती है, सरकारी बसों ने किस तरह से लोगों के जीवन को खतरे में डाल दिया है, यही इसमें सरकारी बसों के क्या हालात होते हैं, उनकी क्या क्या कमियां होती है, किस तरह वे अपनी बसों की देखभाल नहीं करते, यही सब इस रचना में हमें दर्शाया गया है। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन से मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। अर्थ, लेखक ने वर्णन किया है कि वे 5 मित्र थे। उन्होंने एक कार्यक्रम बनाया कि शाम 4 बजे की बस से चलेंगे। ये जो 4 बजे की बस है, यही उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करेगी। पन्ना एक जगह का नाम है जहां से बस चलने वाली थी। करीबन 1 घंटे बाद पन्ना से सतना के लिए उन्हें बस मिलनी थी। लेखक और उनके मित्रों को जबलपुर जाना है, इसीलिए कुछ यात्रा वो बस से करेंगे और उसके बाद जबलपुर के लिए ट्रेन पकड़ेंगे। यात्रा में पूरी रात का समय लगेगा और वे सुबह
के समय अपने घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस ही डाकिन है। अर्थ, लेखक के साथ जो 2 मित्र गए थे उन्हें दफ्तर के समय पर उपस्थित होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। उनके जो जानकार लोग थे उन्होंने उन्हें सलाह दी कि अगर कोई समझदार व्यक्ति होगा तो शाम को इस चलने वाली बस से यात्रा करना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि शाम को थोड़ी देर बाद काफ़ी अंधेरा हो जाएगा और रात के समय यात्रा करना सुरक्षित नहीं रहता। तो उनमें से एक ने पूछा कि क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? ये बात लेखक ने ही पूछी थी। तो उनमें से जिस आदमी ने उनको बताया था कि समझदार आदमी बस से यात्रा नहीं करते, वो बोला कि रास्ते में डाकू वगैरह तो नहीं मिलते, लेकिन बस की जो हालत है वो बहुत ही डरावनी है। बस ख़राब हालत में है, पता नहीं मंजिल तक पहुंचा पाएगी या नहीं। तो लोग हमेशा उस बस से जाने से डरते हैं। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। अब यहाँ लेखक ने व्यंग किया है कि जिस बस से लेखक को जाना था वह बहुत पुरानी थी, और इतनी पुरानी थी कि कई सालों से चल रही थी। लोग बहुत सारी यात्राएं उस बस से कर चुके थे। इस बस को देखने से ये पता चल रहा था कि इस बस ने बहुत सारे लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचाया है। उसके निशान भी इस बस पर साफ दिखाई दे रहे थे। उसके शीशे, खिड़कियां और पूरी बॉडी टूट चुकी थी। कोई भी चीज़ सही ठिकाने पर नहीं थी। बहुत ही खस्ता खराब हालत में ये बस थी। इसकी इंजन ज़ोर ज़ोर से आवाज़ कर रहा था। तो लोग इसीलिए इससे यात्रा नहीं करना चाहते थे, क्योंकि जब कोई चीज़ पुरानी हो जाती है तो उसमें बैठते हुए डर लगता है कि कहीं इसकी वजह से हमारी जान का कोई नुकसान ना हो। उस बस को लेकिन यहाँ व्यंग्य के रूप में अपनी परेशानी को नहीं, बस की परेशानी को बताया गया है, क्योंकि वो बहुत पुरानी हो गई है। उसका मानवीकरण करके कहा गया है कि वो बहुत बूढ़ी हो चुकी है, इसलिए ये पूजा के योग्य है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। बहुत सारे लोगों ने इसमें सफ़र तय किया है। तो ये सिर्फ एक पूजनीय बस रह गई है। जिस तरह जब हमारे घर में बहुत ज़्यादा बड़ी बूढ़ी औरत हो जाती है और उन्होंने घर के बहुत सारे कामों को अंजाम दिया होता है, तो हम उनको श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। ऐसे ही ये बस भी एक पुरानी और बूढ़ी औरत के समान है, जिसे लोग श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि उसने बहुत सारे लोगों को अपने मुकाम तक पहुंचाया है और ये उसके आराम करने का समय है। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से यात्रा कर रहे थे। हमने उनसे पूछा, ये बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है ये? हाँ जी, और कैसे चलेगी, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। अब यहाँ क्या कहना चाहते हैं लेखक? जिस बस से लेखक यात्रा कर रहे थे उसी बस से कंपनी के बस के हिस्सेदार, यानी कि जिस कंपनी की वो बस थी उसी के हिस्सेदार भी यात्रा कर रहे थे। लेखक ने उनसे प्रश्न किया कि क्या ये बस चलती भी है? तो उन्होंने उत्तर दिया, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। वह उसके मालिक थे और उन्हें उस पर पूरा भरोसा था। लेखक और उनके मित्रों ने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं कि ये चलेगी कैसे, अपने आप चलती है क्या ये? हिस्सेदार ने लेखक की बात पर आश्चर्य जताया और लेखक ने उनकी बात पर आश्चर्य जताया, क्योंकि उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी पुरानी बस आखिर चलेगी कैसे। इसलिए वो दोबारा कहते हैं कि ऐसी बस अपने आप चलती है, ये तो कमाल हो गया। जैसे हम कहते हैं ना कि क्या ये काम हो सकता है, अगर हो सकता है तो बड़े कमाल की बात है। तो वही लेखक के साथ भी हुआ, उन्होंने कहा ये तो कमाल हो गया। डॉक्टर मित्र हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। अब लेखक क्या कहते हैं कि लेखक और उनके मित्रों के मन में विचार था कि जाएं या ना जाएं। उनमें से एक डॉक्टर भी था।
उसने उसने कहा विश्वास के साथ कहा कि डरने की कोई बात नहीं है, चलते हैं। बहुत सारे लोगों ने इस बस ने अपनी मंजिल पे पहुंचाया है, हमें भी पहुंचा देगी। जब इसने पहले कभी धोखा नहीं दिया तो आज भी नहीं देगी। नई और वैसे भी पुरानी चीज़ें नई नवेली चीज़ों से ज़्यादा विश्वसनीय होती हैं। लेकिन इस बस पर विश्वास किया जा सकता है क्योंकि इसने बहुत सारे लोगों को अपनी मंजिल पर पहुंचाया है। जैसे माँ अपने बेटे को गोद में लेकर चलती है, वैसे ही ये बस भी हम सबको अपने बच्चों की तरह गोद में लेकर सफ़र पर और मंजिल पर पहुंचा देगी। हम लोग बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फ़कीर, आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। अब यहाँ फिर से एक व्यंग लेखक ने किया है कि जो उनके मित्र छोड़ने आए थे उनको वहाँ बस स्टैंड पर, वो उनको ऐसे देख रहे थे जैसे उनको अंतिम विदा दे रहे हों, यानी कि अब वो उनको फिर कभी देख नहीं पाएंगे। और उनको शक हो रहा था कि वो बचेंगे या नहीं, और उनको ऐसी नज़रों से देख रहे थे कि शायद वो उनको कभी देख नहीं पाएंगे। उनकी आंखें कह रही थी कि भगवान ने सबको जीवन दिया है तो उनको मृत्यु आनी है, आना जाना तो लगा ही रहता है, हम पैदा हुए हैं तो हमें मरना भी होगा, और आदमी के इस दुनिया से जाने का कोई ना कोई कारण बनता है, शायद ये बस तुम्हारे इस दुनिया से जाने का कारण बन जाएगी। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फ़ौरन खिड़की से दूर हो गए। इंजन चल रहा था और हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। अब यहाँ क्या कहना चाहते हैं लेखक कि ड्राइवर ने इंजन को स्टार्ट किया और बस शुरू हो गई। जब वे बस में जाकर बैठे तो ऐसा महसूस हुआ जैसे वे इंजन पर ही बैठे हैं, क्योंकि पूरी बस में इंजन की ही आवाज़ गूंज रही थी और कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। जो खिड़कियाँ थी उनमें बहुत कम कांच लगे थे क्योंकि बाकी सारे कांच पहले ही टूट फूट चुके थे, और हवा इतने ज़ोर से चल रही थी कि जो बचे कुचे कांच डर था कि वो भी उनके मुँह हाथ पैर पे आके ना लग जाएं, तो वो बहुत ही बुरी हालत में थे, जिसके कारण यात्रियों को जो थे वहाँ पे जो उस बस में यात्रा कर रहे थे उनको चोट लग सकती थी। तो वो सभी खिड़कियों से दूर खिसक कर बैठ गए और लेखक भी खिड़की से बहुत दूर बैठ गए ताकि उनको चोट ना लग जाए। इंजन चल रहा था, बस स्टार्ट थी, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था कि जहाँ वे बैठे हैं उस सीट के नीचे ही इंजन लगा है। घर 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 की आवाज़ उनकी इंजन में से आ रही थी, जो कि बहुत खतरनाक महसूस हो रही थी। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि ये गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा एक दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। अब बस इतनी पुरानी थी कि लेखक और उनके मित्रों को लगा कि जब भारत की आज़ादी का समय था, आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उस समय गांधी जी ने जो दो आंदोलन चलाए थे, एक तो सविनय अवज्ञा आंदोलन और दूसरा असहयोग आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन आपको ध्यान होगा, गांधी जी ने डांडी मार्च करके नमक बनाया था उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके, और असहयोग का मतलब कि वो अंग्रेज़ों के किसी भी कार्य में सहयोग नहीं करेंगे। ये दो आंदोलन उन्होंने चलाए थे। तो इसी तरह से वो ये सोच रहे थे कि ये बस उसी समय की होगी, और गांधी जी से प्रेरणा लेके ही अब बस के पुर्जों ने भी ये सोच लिया है कि वो बस का किसी भी तरह से सहयोग नहीं करेंगे, इसलिए बस का कोई भी पुर्जा एक दूसरे का साथ नहीं दे रहा था। और बस बहुत पुरानी है, पुराने समय से चलती आ रही है, इस कारण इसकी हालत इतनी ख़राब हो गई है। और लेखक इससे यात्रा करने से डर रहे थे क्योंकि इसके इंजन भी इतनी तेज़ तेज़ आवाज़ कर रहे थे, खिड़कियाँ भी टूटी हुई थी और पुर्जा भी एक एक पुर्जा भी हिल रहा था। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे निकल जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। ये समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। अब क्या कहते हैं लेखक कि जो बस की सीट थी
उसकी बॉडी आपस में साथ नहीं दे रही थी। जहाँ पर उस सीट को टिका रखा था वो भी उसका साथ नहीं दे रही थी। जैसे सीट की जो गद्दी थी वो सीट से हटकर निकल रही थी बार बार, और दोनों एक दूसरे से असहयोग कर रहे थे। यानी कि बस के साथ साथ सीटें भी हिल रही थी। कभी लगता कि सीट अपनी जगह पर नहीं थी और कभी लगता कि बॉडी अपनी जगह पर नहीं थी, क्योंकि सीट के साथ साथ जो उसकी बॉडी थी वो भी बहुत ज़्यादा हिल रही थी। कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है, और कभी कभी ऐसा लगता कि 8-10 मील चलने पर सारे अंतर मिट गए। लेखक को समझ में नहीं आ रहा था कि हम सीट पर बैठे हैं कि सीट हमारे ऊपर सवार हो गई, क्योंकि बार बार उठा के उनको सीट रखनी पड़ती थी, कभी अपनी गोद में और कभी सीट के ऊपर खुद बैठना पड़ता था। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब क्या हुआ? अचानक बस खराब हो गई, वह रुक गई। अब उन्होंने देखा कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था, पेट्रोल बह रहा था। अब ड्राइवर ने बाल्टी में सारा पेट्रोल निकाल लिया पेट्रोल की टंकी में से, उसे बगल में रख लिया और उसमें एक नली लगाई। जैसे हम क्या करते हैं, कई बार पानी डालने के लिए भी नली लगा देते हैं ताकि वो दूसरी जगह चले जाए, तो ऐसे ही लेखक ने वो नली बाल्टी में लगाई और उस पाइप के द्वारा वो पेट्रोल को इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे को मुंह में शीशी से दूध पिलाती है। अब यहाँ फिर से एक करारा व्यंग लेखक ने किया कि लेखक ऐसा सोच रहा था कि थोड़ी देर बाद जो बस कंपनी का हिस्सेदार जो उस बस से यात्रा कर रहा था वो नीचे से इंजन भी निकाल के ले आएगा और उसको अपनी गोद में रख लेगा और उसमें पेट्रोल इस तरह डालेगा जैसे माँ अपने बच्चे को शीशी से दूध पिलाती है, यानी कि उसके मुंह में पाइप लगा देगा। वो पाइप शीशी का काम करेगी, जिस तरह से शीशी से बच्चे को दूध पिलाया जाता है उसी तरीके से लेखक सोच रहा था कि थोड़ी देर में इंजन लाकर बस कंपनी का हिस्सेदार उसमें नली लगाकर उसको शीशी की तरह दूध पिलाएगा। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकता है। अब लेखक क्या कहते हैं कि 15-20 मील बहुत कम होता है कि बस की गति अब 15-20 मील प्रति घंटा हो गई, अर्थात जो उसकी रफ्तार थी, जो उसकी स्पीड थी वो बहुत कम हो गई। लेखक को उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, क्योंकि उसकी हालत ऐसी थी कि एक तो पेट्रोल की टंकी में छेद, दूसरा कि खिड़कियां दरवाजे टूटे हुए, सब कुछ ही तो ख़राब था। तो कभी भी कुछ भी हो सकता था, ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकता था। और मन में ख्याल आ रहे थे कि पता नहीं क्या हो जाएगा, बस से शायद वो सफलतापूर्वक यात्रा पूर्ण कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। जैसा उन्होंने सोचा था शुरू में बस में बैठते समय, वैसा ही सब उनके सामने घट रहा था। प्रकृति के दृश्य बड़े लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि बस इससे टकराएगी, और वह निकल जाता तो वो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करने लगता। यानी कि जो दृश्य, जो भी सीन सामने आ रहा था, जंगलों का, पेड़ों का, नदियों का, तालाबों का, वैसे देखने में बड़ा सुंदर था, लेकिन उनको देख देख के भी लेखक को डर लग रहा था, क्योंकि उनको लगता कि पेड़ आएगा तो बस उससे टकरा जाएगी, नदी या तालाब आएगा तो बस उसमें गिर जाएगी, नाला आएगा तो बस उसमें गिर जाएगी। क्योंकि बस की हालत इतनी ख़राब थी कि लेखक को हर चीज़ से डर लग रहा था। वो हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था, क्योंकि उसको लगता कि बस जिस तरह से हिल हिल के चल रही है तो वो साइड में घूम के कभी किसी पेड़ से टकरा ना जाए, और एक पेड़ चला जाता तो उसको दूसरे पेड़ के आने का इंतजार रहता कि अब बस इससे टकरा जाएगी, बस अब इससे टकरा जाएगी। झील दिखती तो सोचता कि बस इसमें गोता लगाने लग जाएगी, डुबकी लगाने लग जाएगी। अब एक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की, पर वह बस नहीं चली। फिर से सब अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, ये तो बस इत्तेफाक की बात है। अब इत्तेफाक क्या होता है? संयोग। लेखक फिर से कहते हैं कि एक बार बस रुक गई, दोबारा से कुछ ना कुछ खराबी हुई। ड्राइवर ने बहुत कोशिश की, लेकिन बस ने अपना विरोध जताना शुरू कर दिया। अब बस चली ही नहीं, तो जो कंपनी के हिस्सेदार थे फिर से बोले कि ये तो बस तो भैया फर्स्ट क्लास है, लेकिन हमारे साथ तो ये इत्तेफाक आज पहली बार हुआ है, ये संयोग की बात है, इसकी ऐसा हो गया इसके साथ में, पहले कभी नहीं हुआ। ये बस के साथ कुछ खराबी आई है, वरना
परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। और यानी कि वो कहना चाहते थे कि बस बहुत अच्छी हालत में है, डरने की कोई बात नहीं है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, पहली बार होता है और कभी कभी ऐसा हो भी जाता है। शीन चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे ये बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लद कर हम चले आ रहे हैं और इसका प्राणांत हो गया तो बियाबान जंगल में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। अब लेखक क्या कहना चाहते हैं, फिर से व्यंग किया है उन्होंने। जैसा कि रात हो गई थी, चांदनी रात थी, क्योंकि जब पूर्णिमा की रात होती है तो काफ़ी रोशनी होती है चांद की, तो वो कमज़ोर चांदनी में पेड़ों की छाया के नीचे बस खड़ी हुई बेचारी बहुत दयनीय लग रही थी, उसके ऊपर दया आ रही थी। बस क्योंकि रुक चुकी थी, अंधेरा हो चुका था, चांद की चांदनी पेड़ों की छाया के नीचे खड़ी हुई बस पे पड़ रही थी और वो बहुत बेचारी सी लग रही थी। बस हमें उस पर दया आ रही थी, जैसे कोई बूढ़ी औरत थक के बैठ जाती है तो हमें उस पर दया आती है ना कि बेचारी कितनी दूर चल ली, बेचारी के पैर दुख गए होंगे, ऐसे ही हमें उस बस पे दया आ रही थी कि ये बस अब थक कर बैठ गई है, बेचारी पलट कर हम चले तो आ गए, लेकिन अगर इसका प्राणांत हो गया, जैसे हम उस बूढ़ी औरत के लिए सोचते हैं कि अगर कहीं ये मर गई तो हमें इसका जंगल में ही अंतिम संस्कार करना पड़ेगा, वैसे ही लेखक भी सोच रहा था कि अगर ये सदा के लिए ख़राब हो गई इस सुनसान जंगल में तो हमें इसका त्याग यहीं पे करना पड़ेगा और आगे का सफ़र हम कैसे पूरा करेंगे, ये सब परेशानी लेखक के मन में चल रही थी। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला, कुछ सुधारा, बस आगे बढ़ी। उसकी चाल कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी रात में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे कोई भी गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, मेरी तो उम्र ही नहीं रही। यानी अब क्या कहते हैं लेखक, कंपनी के हिस्सेदार जो इस बस से यात्रा कर रहे थे अब वे अपनी मदद करने लगे थे। उन्होंने इंजन को खोला, कुछ सुधारा, बस आगे चली। इसके पश्चात जब बस आगे बढ़ी तो उसकी चाल और भी कम हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे हम बस से नहीं बल्कि पैदल यात्रा कर रहे हैं। अगर पैदल भी चलते तो भी उतनी ही देर लगती जितनी देर में ये बस चल रही थी। जो बस की हेडलाइट थी उसकी रोशनी भी बहुत कम हो गई थी क्योंकि वो बस बहुत पुरानी थी। तो आँखें जो होती हैं, जो बस की आँखें कहा गया है वो हेडलाइट को कहा गया है। तो कह रहे हैं बस की आंखों की रोशनी कम हो गई, अर्थात हेडलाइट की रोशनी बहुत कम हो गई और चांदनी रात के की रोशनी में ही वो रास्ता देख देख कर आगे चल रही थी। अगर उसके पीछे कोई गाड़ी आती तो वो ऐसे बस का ड्राइवर हाथ दिखा देता तो लेखक को ऐसा लगता कि जैसे बस उससे स्वयं कह रही हो कि बेटी आगे निकल जाओ, मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, मैं तुम्हारी स्पीड से नहीं चल सकती। तो लेखक बस की तरफ से कहते हैं कि उसकी उम्र हो गई है, तुम जवान हो, तुम आगे निकल जाओ, मैं तो धीरे धीरे आऊँगी। एक पुलिया के ऊपर पहुँचते ही टायर फिस करके बैठ गया और बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई बस। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इस बस से सफ़र कर रहे हैं। उस सर की ऐसी भावना दुर्लभ है। अब यहाँ बस एक छोटे पुल पर पहुंचती है और उसका टायर, जैसे अब आपने कभी टायर पंचर होने की आवाज़ सुनो तो उसमें से फिस की आवाज़ आती है, ऐसे ज़ोर से फिस की आवाज़ आई और टायर बैठ गया। सब समझ गए कि टायर पंचर हो गया, सफ़र वहीं पर रुक गया। बस की गति बहुत कम थी, इसलिए शायद किसी को परेशानी नहीं हुई। अगर बस स्पीड में होती तो जब टायर पंचर होता है ना तो गाड़ी बहुत ज़ोर से हिलती है और कई बार एक्सीडेंट भी हो जाता है। तो लेखक कहता है कि स्पीड कम थी, शायद इसीलिए जो है हमारे साथ कोई हादसा नहीं हुआ और बराबर में जो गहरा नाला था उसमें हमारी बस जाके नहीं गिरी। लेखक की कंपनी की तरफ हमने बड़े सम्मान से और बड़े उससे श्रद्धा से देखा कि ये जानते थे कि इसके टायर कैसे हैं, ये बस कैसी है, उसके बाद भी इतनी ख़राब बस से ये खुद भी यात्रा कर रहे हैं, तो अपनी जान को खुद जोखिम में डाल रहे हैं, अपने साथ साथ औरों की जान को भी जोखिम में डाल रहे हैं। तो लेखक का श्रद्धा भाव उस बस के साथ साथ उस बस कंपनी के हिस्सेदार के प्रति भी हो गया। सोचा, इस आदमी का साहस और बलिदान की भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है, इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। जैसे पहले क्रांतिकारी आंदोलन के नेता होते थे, उन्हें पता होता था कि हम जिस आंदोलन में भाग ले रहे हैं उसमें हमारी जान भी जा सकती है, फिर भी वो उस आंदोलन में भाग लेते थे। ऐसे ही इस कंपनी के हिस्सेदार थे, वो ये जानते थे कि इस बस में यात्रा करना, सफ़र करना उनके लिए खतरे से खाली नहीं है, लेकिन फिर भी
वो इस कंपनी की बस से यात्रा करते थे क्योंकि वो इससे बहुत प्यार करते थे। वो इस बस में खुद भी यात्रा करते थे और औरों को भी करवाते थे, क्योंकि हर किसी में आत्म बलिदान देने का साहस नहीं होता, उनको नेता कहना ही सही होता है। इसीलिए लेखक ने भी इस बस की कंपनी के हिस्सेदार को क्या कहा, एक नेता के समान, क्रांतिकारी आंदोलन के नेता के समान माना। अगर बस नाले में गिर जाती और हम सब मर जाते तो वहाँ पसारे देवता हमारा इंतज़ार करते। वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर वह टायर नहीं बदला। लेखक अब तरह तरह के भय से घिरते हुए जा रहे थे। वे सोच रहे थे कि हम सब मर जाते तो भगवान ये कहते और इंतज़ार करते हुए ये कहते कि अगर ये बस यात्रा करते हुए तुम सबको पता था कि तुम लोगों की जान खतरे में, फिर भी तुम इसमें बैठे, तो मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ, क्योंकि तुम्हें पता है कि ये बस खतरनाक है और इस कंपनी का हिस्सेदार तो इतना महान आदमी है कि एक टायर बदलने की जगह अपने प्राण देकर बहादुरी का काम किया है उसने। भगवान भी उस पर व्यंग करते हैं कि पता है कि ये कितनी खतरनाक बस है, टायर से कभी भी धोखा हो सकता है, लेकिन उसने टायर नहीं बदला और अपने आप को जान जोखिम में डालकर मेरे पास चला आया। दूसरा घिसा पिटा टायर लगा के बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। पन्ना क्या, कहीं भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। लगता था ज़िंदगी इसी बस में गुजारनी है और सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है और पृथ्वी की पर उसकी कोई मंजिल नहीं। हमारी बेताबी, तनाव सब खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। अब लेखक क्या कहते हैं कि कंडक्टर साहब ने अपना सहयोग दिया, टायर बदला और बस को फिर से स्टार्ट किया। बस फिर से चल पड़ी। लेकिन अब लेखक को ज़रा सा भी विश्वास नहीं रहा कि वो अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। उन्होंने उम्मीद छोड़ दी कि वो अपने घर कभी पहुंच पाएंगे। उनको लगा कि अब उनकी पूरी ज़िंदगी इसी बस में गुजरेगी। अगर कहीं जाएंगे तो सीधा उस लोक यानी कि भगवान के पास ही जाएंगे और इस पृथ्वी पर अब उनका कोई, इस धरती पर उनकी कोई मंजिल नहीं है। और हम सब ने बेताबी को, अपने तनाव को ख़त्म कर दिया, टेंशन को ख़त्म कर दिया और बड़े इत्मीनान से हम बैठ गए कि अब तो जो होगा देखा जाएगा। और वो लोग हंसी मजाक करने लगे। 5 मित्र थे, आपस में हंसी मजाक चालू हो गया, क्योंकि टेंशन को कम करना होता है तो क्या करते हैं हम लोग, हंसी मजाक करते हैं। तो आपने देखा किस तरह लेखक ने उस बस से यात्रा की जो बहुत पुरानी थी, बहुत घिसी हुई थी, लेकिन फिर भी बस कंपनी के मालिक उस बस को चला रहे थे, ना जाने कितने ही लोगों की जान जोखिम में डालकर। वो तो भगवान का शुक्र है कि उस बस के टायर पंचर होने पर उस बस का कुछ नहीं हुआ, अन्यथा लोगों की जान भी जा सकती थी। तो यहाँ लेखक ने करारा व्यंग करते हुए सरकारी तंत्र पर हमारे कि किस तरह सरकारी तंत्र पुरानी घिसी पिटी बसों को चलाकर हम लोगों की जान जोखिम में डालते हैं, हरिशंकर परसाई ने अपना लेख पूर्ण किया है। धन्यवाद।